प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने जो 30 जून को माली साल ख़त्म हुआ उसमें कम व बेश 40 अरब डॉलर का तजारती खसारा जो था वो भुगता। जितनी रिमिटेंसेज आई थी वो सारी तजारती खसारा को पूरा करने में निकल गई। लेकिन जैसे जैसे तेल की कीमत ऊपर जा रही है तो इस बात के कवी इम्कानात हैं कि ये तजारती खसारा पहले की निस्बत, पिछले साल की निस्बत इस साल हमें उससे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। तो क्या कोई प्रूडेंट स्ट्रेटजी होगी कि हम 40-45 अरब डॉलर इस साल भी तजारती खसारा पूरा करने में लगा दें, या कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएं? मुल्क में FDI आ नहीं थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रही, तो क्या करें? हमारे साथ हैं अशफाक तोला साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। तोला साहब, पहले आपसे इसका जवाब चाहूँगा, क्या करने की ज़रूरत है कि मामला काबू में रहे, हालात ख़राब ना हो जाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नदीम साहब फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मिफ्ता भाई को हैप्पी बर्थडे। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी, नदीम साहब, देखा होगा कि इसके बावजूद कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3 सालों में 27 अरब डॉलर मार्केट से लिए, इसके बावजूद कि उस करेंसी को एडजस्टमेंट करने में हमें यानी कि 26% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ा, इसके बावजूद कि हमारी इतनी ज्यादा रेमिटेंस बढ़ गई है, फिर भी हमारा ये तजारती खसारा बढ़ ही रहा है। और की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, आप जो कह रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स, इसकी एक्सपोर्ट का 70% इम्पोर्ट में निकल जाता है। एक जमाने में आपको एक एज होता था दूसरों के ऊपर, आपके कंपटीटर्स के ऊपर, कि आपका रॉ मटेरियल स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर का वो इंडिजीनियस होता था और आपकी कॉटन की क्रॉप बम्पर होती थी, जिसकी वजह से जब आप एक्सपोर्ट करते थे तो सिर्फ आपको वैल्यू एडिशन करनी होती थी और कुछ मटेरियल 30 to 35% आपको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। आज वही चीज 70% पे आ गई है। उसकी दो वजूहत है, एक तो आपकी एक्सपोर्ट की बास्केट चेंज हो गई है, दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने बहुत ज्यादा इसके कॉटन की आपकी क्रॉप बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं जा रही है। दूसरा, आपको वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि अब आपने जो ईवी आपने इस मरतबा इंपोर्ट किए वो 3 से 4 अरब डॉलर की हैं, विदाउट सर्टेनिंग के कौन सा मॉडल चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। आज आप देख रहे हैं 4 से 5 मॉडल के अलावा कोई मॉडल नहीं चल रहा, बट फिर भी वो बर्डन आप पे पड़ गया। तो मेरे नज़दीक आपको एक्सपोर्ट को इंपोर्ट को रेस्टलाइज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के अंदर काफ़ी आपको कदगन लगानी पड़ेंगी और आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी कि देखें, मी टू मी एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ट्रू वैल्यूएशन पे होनी चाहिए। इंपोर्ट के अंदर भी आपको मी टू मी इंपोर्ट को कर्व करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो रेमिटेंसेज हैं, इस वक्त $4 बिलियन आ रहे हैं आपका जो सेक्शन 111 सब सेक्शन 4 के तहत, जो इनकम टैक्स में एक समझ लीजिए एक एमनेस्टी है, उस लिमिट को आपको 50 लाख से बढ़ा के मेरे ख्याल से $1 लाख पे लेके जाना पड़ेगा। जब जाके 7 से 8 अरब डॉलर आपको मिलेंगे, और उसकी वजह से पॉसिबल ये है कि आप 1 से 2 साल मजीद अगर इस किस्म की कोई प्रेशर रहते हैं क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से, उसको आप सस्टेन कर सके और उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। सर, ये आप 12 प्रपोजल दे चुके हैं कि ये $50,000 को $1 लाख करने की ज़रूरत है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले आपकी बात सुनते क्यों नहीं? क्योंकि आपने 4-5 दफ़ा तो मेरे प्रोग्राम में इसको दोहराया है और मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई भी नज़र नहीं आती। देखिए, आप आपको बुराई नजर नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी बुराई नजर नहीं आती है, और मैं 12 आपको ये भी कह चुका हूं कि वो मुझसे एग्री करते हैं। बट जब वो IMF के पास जाते हैं तो IMF कहता है कि नहीं जी, हम ये नहीं करना चाहते। अच्छा, IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डोमेस्टिक एमनेस्टी दे दो, जैसे आपने ताजर स्कीम में दे दी है अभी, उतनी बड़ी एमनेस्टी पे IMF को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज कि IMF को ये पता है, नदीम, कि पाकिस्तान की जो सॉफ्ट बेली है और जो पाकिस्तान की कमजोरी है वो फॉरेन एक्सचेंज है। और इनको ये पता है कि अगर मैं $1 लाख अलाउ कर देता हूँ और अगर 8 से 10 अरब डॉलर इनको मिल गए एडिशनल एवरी ईयर, तो इनको ये पता है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, स्पेशली विद रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज, वो ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है इनकी ज़रूरत कम से कम रहेगी, या हो सकता है 2-3 सालों में एलिमिनेट भी हो जाए। तो वो इस चीज़ को जानते हैं, इस चीज़ का तदारुक जानते हैं। आप देख लेना, हर ने के लिए तैयार है सिवाय इस $1 लाख की कंडीशन के, जो कि पहले रही थी। मिफ्ता साहब को भी पता है, आपको भी पता है, $1 लाख भी ये जो किए थे वो तारिक बाजवा साहब के दौर में हुए थे। उससे पहले तो मादर पिदर आजाद था और वो $1 लाख तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो हमने एक
1 करोड़ रुपए था, वो उसको 50 लाख रुपए किए 2017-18 में हमने किए। उसके बाद से देखें आपने कितनी डिवेल्यूएशन की, बट इसके बावजूद आप वो लिमिट नहीं बढ़ा सक रहे, और इस पे ये वेहेमेंटली अपोज करते हैं। 3 साल पहले भी जब हम लेके आए थे इसको फाइनेंस बिल में, मिफ्ता साहब से भी इसका जवाब लेते फाइनेंस हैं। मिफ्ता क्यों साहब नहीं हुआ? आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, आपसे भी इसका जवाब चाहूँगा। ये तोला साहब बड़े इसके हमायती हैं कि इसको $50 को $50,000 को $1 लाख कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए ऐसे, या इसमें कोई नुकसान है पाकिस्तान का? देखें, ये इससे टैक्स चोरी होती है, और ये पहली मरतबा लिमिट मैंने ही लगाई थी जब मैं वज़ीर ख़जाना था, और 1 करोड़ रुपए की थी उस वक़्त। तो उसके बाद ख़ास से PTI के ज़माने में उसको कम करके 50 लाख की कर दी थी। आप करोड़ रुपए कर दें, 2 करोड़ रुपए कर दें, $1 लाख तक कर दें, उसके ऊपर करने से मतलब ये कि आप टैक्स चोरी का दरवाज़ा खोल रहे हैं। और हमारी जो 99% रेमिटेंस आती हैं वो उससे बहुत कम आती हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ये लिमिट बढ़ा देगा और बग़ैर पैसे के पूछे पैसे आ जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, फैटफ के केसेस हो जाते हैं, वो बहुत सारे और मसाइल हो जाते हैं। और वैसे भी ये सोचना मेरे ख़्याल से गलत है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत डॉलर आ जाएगा अगर हमने ये लिमिट खोल दी, क्योंकि बहुत और तरीक़ों से भी डॉलर आ सकता है। हमारे यहाँ हवाला हुंडी का भी बहुत डॉलर आता है, रोशन डिजिटल में भी बहुत पैसा आ जाता है। जो साहिब सरवत पाकिस्तानी होते हैं, अगर फॉरेन नेशनल होते हैं तो वो बाहर के पौंड भी ख़रीद लेते हैं, अगर पाकिस्तानी नेशनल भी होते हैं तो वो बैंकों के थ्रू पाकिस्तानी बॉन्ड्स ख़रीद लेते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से ये गलत ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डॉलर आ जाएगा अगर हम डॉलर की लिमिट बढ़ा दें। वही पाकिस्तानी डॉलर घूम के आ जाता है जो हवाला हुंडी के थ्रू जाता है और फिर आ जाता है, और उसमें टैक्स चोरी का बहुत बहुत लंबा दरवाज़ा खोल देते हैं आप। सर, हमारे बेशतर जो कारोबारी लोग हैं वो ये पैसा घुमा के दुबई से लाते हैं। वो जो शहबाज साहब पे FIA का केस था, इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया, वो केस क्या था? वो यही था ना, शुगर का पैसा घूम के आया हुआ था पाकिस्तान वापस। और बहुत सारे और लोग भी, कारोबारी लोग ये काम करते हैं। लेकिन एक सस्टेनेबल वे क्या होगा कि पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ जाए? अब $100 पे तेल पहुंचा हुआ है, इसने हमारे ऊपर दबाव डालना है, अगले महीने हमारी वो चीखें निकल रही होंगी, तो या इम्पोर्ट कंप्रेशन करें या कोई फॉरेन एक्सचेंज कमाने का तरीका ढूंढें। देखिए सर, अगर आपका डॉलर इतना बढ़ और रुपया ऑयल इतना बढ़ जाता है तो थोड़ा सा इंपोर्ट के ऊपर स्टेट बैंक करती भी है, इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, बैंकों को कहती है कि जो तुम्हारे पास डॉलर आ रहा है वो खर्च करो। इस पर कोई हर्ज नहीं है अपने पैर पे खड़े होने का या अपनी चादर देख के पैर फैलाने का। लेकिन जो दूसरी बात है कि देयर इज़ नो सब्सिट्यूट नदीम भाई फॉर एक्सपोर्ट सेल्स। आप कर्ज़ ले सकते हैं, अमेरिका से लाइन ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कभी ना कभी तो आपको एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना, आपका डॉलर कमाना पड़ेगा। अगर आपकी यहाँ पे बिजली जो है वो पूरे खित्ते में सबसे महंगी हो, आपकी गैस यहाँ पे सबसे महंगी हो, आप गैस की पॉलिसीज़ चेंज कर दें, बिजली की पॉलिसीज़ चेंज कर दें, आपके टैक्स रेट्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हों, तो फिर इस दौरान में देखें, आपने बजट में इन्होंने कहा था कि हम एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स हटा रहे हैं। अब पता चली नहीं, वो बात भी नहीं हुई। वो उन्होंने उसके अंदर एक लुकूना डाल दिया कि जिस कंपनी का 80% से ज़्यादा टैक्स है हम उसके ऊपर सुपर टैक्स हटाएंगे, बाकी आप कंपनियों को एक्सपोर्ट के ऊपर सुपर टैक्स भी लगा रहे हैं। सो हम अगर ये पॉलिसीज़ ठीक कर दें हमारी और एक्सपोर्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह, तो हमको ये फिर दर दर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस किस्म की तरकीबें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे अभी तक हमको कभी फ़ायदा नहीं हुआ। सर, मिफ्ता साहब $30 अरब पे फंस के बैठे हुए हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और मुझे तो अब एक होपलेस सिनारियो नज़र आता है। मुझे लगता है हम इससे ऊपर जाने वाले ही नहीं है। वो पता नहीं क्या, कौन सा ऐसा तरीका अपनाएंगे कि आपकी ये गुड्स ट्रेड जो है इसमें कोई बेहतरी आनी शुरू हो जाए पाकिस्तान की फेवर में। नदीम भाई देखें, 2008 के अंदर या 11 के अंदर भी हम जो थे ना, वो 13% अपनी माशी हजम का हिस्सा जो था वो बरामदात में डाल देते थे, एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब ये ख्याल से मेरे ख्याल से सिमट के 8% हो गया है। तो 13 के बाद से आपने क्या पॉलिसीज़ अपनाई हैं उसको भी आप देख लीजिए कि कितनी मरतबा आपने रुपए को मुस्तहकम रखा है, डॉलर को मार्केट में झोंक दिया है, कितनी मरतबा आपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 20% ले गए हैं, कितनी मरतबा आपने एक्सपोर्टर्स को महंगी बिजली दी
दी है, गैस दी है। पाकिस्तान के अंदर एक महंगी बिजली है, हुकूमत ने महंगी बिजली लगाई थी, आपके एक्सपोर्टर्स ने नहीं लगाई थी, लेकिन आप एक्सपोर्टर्स से उनका पैसा लेते हैं, आप सनत से भी पैसा लेते हैं, जिससे पाकिस्तान में कारोबार कम हो जाता है। हम ड्यूटीज़ लगाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं अपनी लोकल इंडस्ट्री को कि वो दुनिया से कम्पीट ही ना कर सके। हमारे मोहतरम राशिद लंगड़ियाल साहब जो FBR के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसके बारे में जंग अखबार में 1-2 मजमून लिखे हैं कि हमको ये जो हमने जो दीवारें खड़ी कर रखी हैं अपनी इंडस्ट्री के इर्द गिर्द, उसको भी हटाना पड़ेगा और उसको आज़ाद छोड़ना पड़ेगा ताकि वो दुनिया से कम्पीट करे। पाकिस्तान में बाहर से माल आए, लेकिन पाकिस्तान बाहर का माल लेके जाए, और फिर आगे डॉलर के रुपए की पॉलिसी में भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि बिजली और गैस जब तक आप कंपैरेटिव नहीं करेंगे, आपका सनतकार जो है वो दुनिया भर से कंपैरेटिव नहीं हो सकता। तोला साहब, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी शुरू हो जाए, FDI आनी शुरू हो जाए? देखिए, FDI आने को तो आ जाती है, बट FDI उस वक्त आपको फायदेमंद देती है जब आप अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाए या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लाए। हमने कोशिश की थी, मेरा ख्याल है अगर आपने देखा होगा SIFC के थ्रू, कि हम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स पे लें, और वो भी आपको पता है सियासत की पेंट चढ़ गया पानी के इश्यूज पे और काफ़ी इश्यूज पे। देखिए, मैं इस बात से, मिफ्ता साहब मेरे बड़े हैं और हमेशा बड़ा इज्जत का मकाम रहा है इनका। देखिए, मिफ्ता भाई का जो कहना है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा, मगर आज तक हमने कोई टैक्स इवेजन पे कोई ऐसी चीज की है जो कि कम हमें टैक्स इवेजन कम हो। आज आप देख लीजिए, आपने इतने मेजर्स लिए, आपने इतनी इमारतें दी, आपने इतने काम किए, आपकी जो टोटल GDP ग्रोथ और इन्फ्लेशन रहा है ना, वो 10.75% रहा है, या 10.8 आप समझते हैं। और आपकी जो FBR की रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी इतनी है, और बल्कि थोड़ी मार्जिनली कम है, उसको मैं अगर मरूज़े खातिर ना भी रखूं। तो आप मुझे बताइए, जितने रिफॉर्म्स आपने किए, आप ये मुझे बताइए, जितने आप ये मैकेंजी की रिपोर्ट है, हमने रिपोर्ट लिखी, जिसने भी लिखी, उसके क्या असर हुए, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आए। मिफ्ता साहब खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको पता है कितने एडवांसेस लिए जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये परफॉर्मेंस तो नेगेटिव हो रही है मेरी। जब ये परफॉर्मेंस नेगेटिव हो रही है और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास कोई ऑडिट का कंफर्मेशन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताइए, इस सूरत में जब मैं ट्रू टैक्सेशन या हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्रिएट नहीं कर सकता, तो दूसरा रास्ता तो दें। अगर ये जो पैसा जाता है, मिफ्ता साहब जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि FATF के मामलात में कोई इजाफा हो सकता है, या और कोई फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में हमारे लिए प्रॉब्लम आ सकती है MNST में। तो भाई, ये ताजिर दोस्त स्कीम है, इसमें तो आप खुले आम कह रहे हैं 2% दो और अपना वाइट करा लो, तो IMF सोई भी है। दूसरी बात, मेरे पास टाइम खत्म हो गया सर, इसको टॉपिक को दोबारा किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। इशफाक तोला साहब, मिफ्ता इस्माइल, बहुत शुक्रिया आज के